नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल सुभाष पेशने, जो श्री विश्वानंद आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य हैं, जो हमारे साथ नागपुर से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, डॉक्टर कपिल ने अनेक अस्पतालों में सफल ऑपरेशन और हाइट बढ़ाने जैसी समस्याओं को दूर करने में सम्मान प्राप्त किया है। डॉक्टर कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी और वात रोग के बारे में। अगर आपके भी इस बारे में कुछ जानने की इच्छा है तो कार्यक्रम के दौरान सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और सीधा डॉक्टर कपिल से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर कपिल, अगर सबसे पहले बात की जाए रीढ़ की हड्डी में होने वाली समस्याओं की, तो रीढ़ की हड्डियों के बारे में जानना चाहूंगी कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, किस तरह से उसकी एनाटॉमी होती है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अपनी जो रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है उसको सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी कहते हैं। यानी कि पूरे शरीर का जो वेट है, वजन है, वो पाँव की तरफ उसको ढकेलना और ग्राउंड की तरफ उसको सप्लाई करना, ये उसका मुख्य काम होते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल मिलाकर 33 अपने जो वर्टिब्रास बोलते हैं उसको रीढ़ बोलते हैं। तो उनमें 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरासिक होते हैं, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिजियल होते हैं। इसकी जो रचना अपन देखें तो पुराने ज़माने में जो शिव मंदिर जो बनते थे, तो उसमें जो एक पत्थर रहता है, पत्थर को छेद रहता है और दूसरा जो पत्थर है उसको लंबो सा ऐसा ये भाग रहता है, तो उसमें वो फिट हो जाता है। इस प्रकार की जो रचना है, यानी एक के ऊपर एक जो पत्थर रखते थे मंदिरों में, उस प्रकार की जो रचना अपने रीढ़ की हड्डियों में अपने रहती है। जी डॉक्टर कपिल, अगर बात करें आयुर्वेद के संदर्भ से रीढ़ की हड्डी के विकार के बारे में आप बताएं। आयुर्वेद के संदर्भ में किस तरह से रीढ़ की हड्डी के विकार बताए जाते हैं? हाँ, अभी सृष्टि का जो उत्पत्ति क्रम अपन देखेंगे तो उसमें पहले जो इंसान थे वो 4 पाँव पे जाते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके 2 पाँव पे हो गए। तो और बाकी के जो जानवर जो है, तो वो 4 पाँव पे चढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण है कि अपना जो बुद्धि तत्व है वो बाकी जानवरों से ज़्यादा अच्छा विकसित हो पाया है। तब अपने शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ रहती है, टीडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो कुंडली जागृत के लिए जो ऋषि मुनि जो ध्यान साधना करते थे नीचे बैठ के, और उनका जो रीढ़ की जो हड्डी है, इट इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ अर्थ, यानी इससे जो बुद्धि तत्व है वो बहुत ज़्यादा इनका विकसित हुआ एज कम्पेयर टू अदर प्राणी। ये जो विषय है अपने साधना का विषय है। लेकिन साथ ही में इससे क्या हुआ कि इंसानों को ज़्यादातर पीठ दर्द, कमर दर्द की जो समस्या है ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि वो 2 पाँव पे चलने लगते हैं। इस एंगल से अभी उसका विचार करेंगे अपन। जी डॉक्टर कपिल, अगर बात करें स्पॉन्डिलाइसिस की या साइटिका की या कॉर्ड कंप्रेस, भी एक तरह से कहा जाता है एक बीमारी है या फिर एक प्रोसेस है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। आयुर्वेद में ऐसा कुछ बोला नहीं कि स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, कॉर्ड कंप्रेशन रहता है। आयुर्वेद जो विचार करता है तो होल ऑफ द बॉडी का विचार करता है। जैसे अब आपको उदाहरण दे दें, कई लोग रहते हैं 35 साल से उनको कमर में दर्द रहता है। जब वो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको पूछते हैं कि आपको दर्द ये कब से है, तो वो बताता है डॉक्टर साहब 35 साल पहले मुझे ठंडी लग के बुखार आया था, तब से मुझे दर्द शुरू हुआ, या फिर जब मुझे दर्द होता है तब मेरे कमर में दर्द होता है। तो इसका जो आयुर्वेदिक जो निदान है, इसका आयुर्वेदिक निदान होता है अपना ज्वर, उसको बोलते बुखार। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर जो आयुर्वेद में बताए उसको हड्डी बुखार बोलते हैं। उसकी दवाई अपने साथ में दिए पेशेंट को, तो इससे पेशेंट जल्दी ठीक होता है। साथ ही हड्डी रोग का जो पंचकर्म रहता है, कड़ू रस का जो बस्ती रहता है पंचकर्मा, वो 21 दिन करने से किसी भी प्रकार की जो रीढ़ की हड्डी की जो समस्या वो दूर होती है। ये हो गया। इसलिए आपने जो डायग्नोसिस है वो है न कि कॉर्ड कंप्रेशन, न कि स्पॉन्डिलाइटिस, इट इज अ ज्वर, उसको बोलते हैं बुखार। ये अपना डायग्नोसिस में कई लोगों को बवासीर की शिकायत रहती है, और बवासीर की जो मस्से रहते हैं, मस्से के कारण उन्हें कमर दर्द होता है, क्योंकि बवासीर जो रहता है उसके पूर्व रूप में जो बताया, जब बवासीर की शुरुआत होती है तब वह कमर में दर्द होना, कटी प्रदेश में दर्द होना, ये इसकी शुरुआत होती है। और बवासीर की जो चिकित्सा अपन की, तो चिकित्सा करने के कारण उनका जो पीठ दर्द है वो कम होता है। कई स्कूल के जो बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं, तो आज वो अपन जब छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, तो एक लेखन और पार्टी बोलते हैं हम मराठी में, तो हम वो लेके जाते थे। लेकिन अभी आप देखोगे कि KG1, KG2, इवन नर्सरी के जो बच्चे थे उनके बैग में कम से कम 5-6 किताबें रहते हैं। इनका वजन वो पकड़ के अपने कंधों पे लेते हैं तो उनके कंधे वो झुक जाते हैं, तभी से वो उनका दर्द वो शुरू होता है। अगर अपन बड़े पन की जो बात की है, बहुत सी जो लड़कियाँ थी जब वो अपने 13-14 साल की रहती है, वो छाती का उनका विकास होता है, तो वो छाती को मोड़ के चलती है ऐसा। तो इसके कारण उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो है लंग्स का वो कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और इसी कारण उनका आगे चल के उनको पीठ का जो दर्द है वो उनको शुरू हो जाता है। बहुत सी लेडीज रहती है, उनको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है। सफ़ेद पानी की शिकायत का एक प्रकार का कफ धातु जो है विकृत अपने शरीर से बाहर निकलता है,
और उनके कारण उनके जो हड्डियाँ वो कमज़ोर होती है और हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण उनमें दर्द की शिकायत शुरू होती है। और दूसरा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो बहुत से डॉक्टर लोग सीज़र करते हैं। सीज़र करने के कारण जो रीढ़ की हड्डी में जो सुई देते हैं, उनके कारण बहुत सी लेडीज़ लोगों को दर्द होना शुरू होता है। दूसरी बात, तीसरी बात उन्हें ये पता है कि प्रेगनेंसी के बाद में जो शेक शेगड़ी बोलते हैं, यानी पूरे शरीर पर तेल की मालिश करना और एक प्रकार की सिकाई करना बोलते हैं उसे हम, वो अच्छे से न की गई तो उनके कमर में दर्द होना शुरू होता है। आजकल लेडीज़ लोग बोलते हैं तेल लगाओ, तो बोलते नहीं ये क्या गंदा है, इससे सब चिकन हो जाता है। तो वो तेल वगैरह लगाती नहीं। तेल लगाने से वात का शमन होता है और नीचे से अपन जो शेक शेकड़ी जो करते हैं, अंदर से जो गर्माहट देते हैं, तो उससे वात का भी और अच्छे से शमन होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, आपका कहना है कि दर्द, अगर विकार की बात की जाए तो इसको एलोपैथी में बोल सकते हैं कि विकार या फिर जो डिस्टर्बेंस है कहा जा सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेद के उसमें कहा जाए तो इनको ज्वर कहा जाता है। और भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आईटी प्रोफेशनल हो गए या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग हो गए जिन्हें कमर और गर्दन दर्द, मुझे लगता है कमर में और गर्दन में दर्द की समस्या बनी रहती है, तो इनसे कैसे निजात पा सकते हैं? आयुर्वेदिक की ऐसी कौन सी दवाएं हैं? अभी लॉकडाउन के कारण बहुत से जो आईटी सेक्टर से काम करने लोग हैं या फिर बहुत से लोग हैं वो घर पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या 17-18 घंटे बैठ के काम करते हैं, उनमें कमर दर्द और गर्दन का दर्द उनका शुरू हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो बहुत पुराने साल भी, अब अभी भी जो योगी लोग हैं, तो वो 17-18 घंटे कंटिन्यू बैठ के ध्यान साधना करते हैं, लेकिन उनको भी पीठ का दर्द नहीं होता, उनको भी गर्दन का दर्द होता। अभी इसका जो कारण बेसिकली क्या है, जो आईटी वर्कर्स हैं, वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी जो बैठने की जो स्टाइल है वो थोड़ी अलग है। वो झुक के बैठते हैं, काम करते समय लेट के काम करते हैं और जो उनका रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी नहीं रहती है, उनके कारण उन्हें दर्द शुरू होता है, एक ही बात। दूसरा है कि उनका जो खान-पान, जैसे घर में रहे कभी समोसा, कभी इडली, कभी डोसा, ये जो अम्ल विपाक की जो चीज़ें हैं, ये ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इनके कारण उनका जो पित्त है बढ़ता है और पित्त बढ़ने से आपका खून खराब होता है और खून खराब होने से उनका दर्द शुरू होता है। देखा जाए तो वात जो वेदना जो है थी आयुर्वेद में 2 प्रकार की बताइए, एक वात के कारण बताइए और दूसरा खून खराब होने के कारण दर्द होता है। तो इनमें जो चिकित्सा जो रहती है, तो रक्त की चिकित्सा की है तो इनका दर्द वो कम हो जाता है। जी, डॉक्टर कपिल, अगर बात करें पंचकर्म की, तो पंचकर्म कब किया जाता है और किस तरह से इससे दर्द से छुटकारा मिलता है? अभी बहुत से लोगों के हमने ऑपरेशन टाले, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह देते, तो उनमें पंचकर्म जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है उसमें। उसमें कड़ू रस का जो बस्ती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है रीढ़ की हड्डी में। इसमें जो हड्डियों का जो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में गैप होना या फिर जो इंटरवर्टिबल जो डिस्क रहती है, उसकी झीज होना, डिस्क प्रोलैप्स होना, इस सब चीज़ों में कड़ू रस का जो बस्ती है पंचकर्म, वो बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में ही इसमें लेप चिकित्सा भी दी है। तो जहाँ पे दर्द है या फिर जहाँ पे गैप आई है, तो वहाँ पे अपन लेप चिकित्सा करते हैं। 21 दिन लेप करने से और पंचम करने से किसी भी प्रकार का ऑपरेशन टलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। और अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की जाए, स्किन के लिए भी आयुर्वेद में क्या कुछ किस तरह से इलाज होता है? अगर जैसे खासकर युवा वर्ग की बात की जाए, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, एक्ने प्रॉब्लम हो गई, जो फुंसियाँ हो जाती हैं, या फिर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम, तो क्या उसमें भी आयुर्वेदिक में उसका भी इलाज है? हाँ, देखिए स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पिंपल आजकल युवा में बहुत ही कॉमन देखा जाता है स्किन रिटर्न। ये अपन ने इसमें देखा है कि उनकी जो हिस्ट्री अपन लेते हैं, तो उनमें एक अलग प्रकार की गर्मी रहती है। उनको अपन ने पूछा है कि आपको अंदर से कैसा फ़ील होता है? तो डॉक्टर अंदर से बहुत गर्म फ़ील होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने से पित्त बिगड़ता है और उसमें खून बिगड़ता है और खून बिगड़ने से उनको पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। जनरली कैसा है कि जब बच्चे प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, 17-18 साल के रहते हैं, उनको पिंपल्स की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है। तो उनमें जो शुक्र की दृष्टि रहती है, तो ये शुक्र की चिकित्सा की गई और साथ में जो दवाई आयुर्वेदिक दवाई है, वंग भस्म है, लघुमेंसुटी काढ़ा है या फिर वात पित्त जोड़ की दवाई उनके पेट में गई है, तो उनको जो पिंपल्स की जो तकलीफ है वो धीरे कम आना शुरू होता है। साथ में इनके लिए एक इम्पोर्टेंट चिकित्सा है, इसको बोलते हैं ओके, हाँ, इसको बोलते हैं लीच, दिस आर कॉल्ड लीच। हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ, ओके, ये लीच है। ओके, इसको जलोका बोलते हैं। ये पिंपल्स में काफ़ी अच्छे से कारगर होती है पिंपल्स में। इसको लगाने से वहाँ का दूषित रक्त वो जलोका चूस लेती है और दूषित रक्त से पिंपल्स वो कम होते हैं। इससे पिंपल्स कम होते हैं, पिंपल्स के दाग भी नहीं रहते और उसके छेद भी नहीं गिरते पिंपल्स के। ये जलोका बड़ा विचित्र प्राणी है। इसमें इट हैज़ इज ऑन इज ब्रेन, उसका खुद का एक ब्रेन रहता है। वो ब्रेन के द्वारा वो खून को चूसने से काम करता है। इसकी खासियत है कि कौन सा खून चूसना, कौन सा नहीं, ये इनको भगवान की देन है। ये हमेशा गंदा ही खून चूसेंगे, शुद्ध खून को ये नहीं चूसेंगे।
ठीक है डॉक्टर कपिल, इसी बीच हमारी कॉलर जुड़ गई हैं इंदौर से निधि जी। निधि, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर कपिल से। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। करीबन मुझे 8 से 9 घंटे सिटिंग जॉब रहती है और मुझे कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ उपाय बताएंगे आप? अच्छा अच्छा। आपका वजन कितना है? 75 kg सर। 75। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 4 इंच। 5 मिनट। देखा जाए तो आपकी जो हाइट है और वेट है उसमें थोड़ा इम्बैलेंस है, आपका वजन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक जी। है। आपको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है आपको? किस चीज़ की सर? वाइट डिस्चार्ज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपका पेट बढ़ा हुआ है थोड़ा? सर वो टोन बॉडी ऊपर से नीचे तक सेम ही है। सेम है ना? ओके ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ सर। आपका डिलीवरी सीजर हुई कि नॉर्मल हुई? अभी नहीं हुई सर, मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 30 एज है अभी। 30 है सर। 30 है ना? ओके ओके। आपने जी। बचपन में मिट्टी खाई थी? लेखन, खड़ू, पेंसिल जो बोलते हो, खाए थे आपने? हाँ सर, अब इतना तो याद नहीं है सर। ओके। आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? हाँ सर। पीरियड्स रेगुलर हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने बेसिकली पंचकर्म जो है वो आप कीजिए। रोज शरीर को अभ्यंग कीजिए, क्योंकि जो वात के जो गुण है, तत्व वृक्ष लघु शीतकल सूक्ष्म, ये वात के गुण है। रोज तिल के तेल से अभ्यंग कीजिए और थोड़ा गर्म पानी से नहा लिए। और पेट में जो दवाई जो है, महाराष्ट्र जी काराज नाम की जो दवाई आप ले सकते हो। और आज आपके आसपास में जो भी वैद्यगण हैं या फिर जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाके उनको दिखाइए, और वो जो दवाई आपको बताते हैं और जो पंचकर्म बताएंगे उसको आप यूज़ कीजिए, ताकि आप 2 से 3 महीने आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कपिल, अगर बात करें बोन कैंसर की, तो बोन कैंसर किस तरह से आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है, जिस तरह से बोन कैंसर का भी उपाय है आयुर्वेद में? ये, अभी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आज से 5-6 साल पहले हमको हमारे पास केस आई थी बोन कैंसर की। वो लेडीज है, उसको उम्र थी 58 ईयर्स। उसकी हिस्ट्री जब देखी, उसको पहले दर्द कुछ भी नहीं था। एक दिन उसको कूलर का करंट लगा, और करंट लगने का वो ज़मीन पे गिर गई वो। और तब से उसको कमर में दर्द शुरू हुआ। तो इन बिटवीन 2-3 महीने में दवाई, सब वैद्यों की दवाई लिए, डॉक्टर की दवाई लिए, किसी को समझ भी नहीं आता। फिर अनायास से उनकी जो बोन की जो जाँच की है तो पता है उनको बोन का कैंसर हो गया। अभी देखा जाए तो यहाँ पे कैंसर, उनको पहले कैंसर नहीं था, ना ही कमर में दर्द था। लेकिन करंट लगने के कारण उनमें जो शरीर में चेंजेस हुए, उनका उनको बोन कैंसर हो गया। जिसके लिए सबसे अच्छा इलमूंगी नामक की जो वनस्पति रहती है, उसका घी बना के पूरे शरीर पे लगाने का। इससे जो हॉट स्पॉट होते हैं बोन के, वो हॉट स्पॉट इससे कम होते हैं। रेड स्पॉट जो है उससे कम होना शुरू होता है। अपने जो धार्मिक ग्रंथ है गुरुचरित्र, उसमें ऐसा बोले कि अस्थि धातुगत जब पाप जाते हैं तो बड़े बड़े बीमारी होता है। तो पंचगव्य जो घृत है उसका सेवन करने के लिए बोलिए, यानी गाय का दूध, गौमूत्र, ये मिला के पंचगव्य घृत बनता है। उसको पेट में लीजिए, वो लेने से जो अस्थिगत विकृति है वो ठीक होना शुरू होता है। जी डॉक्टर कपिल, अगर बात करें इम्यूनिटी की, तो कोरोना काल में तो देखा गया कि इम्यूनिटी को बढ़ाने पर काफ़ी जोर दिया गया और लोगों ने कई तरह के काढ़े भी अपनाए और आयुर्वेद का सहारा लिया। तो कोरोना से बचने के लिए कितनी दवाएं आयुर्वेद में हैं, और इनको इनको कितना, एक तरह से कहा जाए, इनका इफेक्टिवनेस, अगर कहा जाए इफेक्टिवनेस कितना है इन दवाओं का? यस, अभी हम जो वैद्यगण है या फिर हम जो डॉक्टर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये हम सब रस माधवटी, माधव रसन और माधव रसन प्लस, ये गोलियों का हम सुबह, दोपहर को, शाम को सेवन कर रहे हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ गई है। और किसी को गलती से कोरोना भी हो गया किसी को, तो उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका जो एसपीओटी हो उनका मेंटेन रहा। ये जो दवाई है, 3 दवाइयाँ हैं, ये 3 दवाई का सभी ने सेवन करना चाहिए, ताकि उनको कोरोना न हो। यदि गलती से हो भी गया तो इससे वो जल्दी बच जाएंगे और उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर कपिल, हमारी बात जारी रहेगी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर, आर्थराइटिस में क्या कुछ है आयुर्वेद में, किस तरह से आर्थराइटिस का इलाज होता है? ओके। आर्थराइटिस में आपने देखा जाए तो इसमें वात की विकृति है। जैसे गुर्गों में दर्द रहता है ना, घुटनों में, तो वो वात की विकृति है। वात के विकार में सबसे अच्छी चिकित्सा है वो अभ्यंग, तेल लगाना। और दूसरे बात उसको पंचकर्म बस्ती, ये 2 चीज़ें करना चाहिए। साथ में लेप चिकित्सा है। और जो जलों का आपको जो बताइए, यस दिख रहा है, हाँ, ये जो लीच है इसका अपने पेशेंट को लगाना चाहिए। तो इससे जो घुटनों का दर्द है वो उनका ठीक होता है। जी। अभी घुटनों का दर्द क्यों होता है, इसे बहुत से जो कारण देखा जाए तो पहले चिकनगुनिया नामक बीमारी हो चुकी थी, चिकनगुनिया वगैरह हुई था, तो उस समय घुटनों का दर्द ज़्यादा लोगों को हो रहा है। और अभी जो कोरोना के जो काल में उनको भी घुटनों का दर्द ज़्यादा हो रहा है।
एंड इट इज रिलेटेड टू द फीवर। चिकनगुनिया में भी बुखार आता था और इसमें भी बुखार आ रहा है, और बुखार के कारण जो दर्द होता है तो उसमें ये चिकित्सा किए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। और कोई भी मच्छर, चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छर काटने से होता है, और जो कोई भी मच्छर काटने से जो विषय चिकित्सा है वो अपन को करना पड़ता है। जैसे चंपाकादि अगद है, दूसरी विषय अगद है, ये देने से जो टॉक्सिन्स उनके बॉडी में रहते हैं सालों साल पड़ने के कारण उनको जो घुटनों का दर्द होता है वो उनका ठीक होता है। जी डॉक्टर कपिल, इसी बीच हमारे अगले कॉलर सुमित जुड़ गए हैं मंडला से। जी सुमित, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर कपिल से। जी, मैं मंडला जिला से पिंडली ग्राम से सुमित कुमार जैन बोल रहा हूँ। क्या है, मेरी ये बाएं तरफ की हड्डी का दर्द रहती है कमर में। आप क्या काम करते हैं सुमित जी? जी, मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हूँ। आप ज्यादा बैठे रहते हैं? जी, ज्यादा घूमते? चलता फिरता हूँ मैं पढ़ाने के लिए उद्देश्य से, मगर अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल तो अभी कम जा रहा हूँ। जाते हैं थोड़ी देर बैठते हैं। अच्छा अच्छा। और आपका ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है बच्चों को? जी, आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है क्या अभी? जी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। जी, ओके। वो आपकी उम्र कितनी है? 61 वर्ष। 61 वर्ष है ना? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, चलिए ठीक है ठीक है, आप फोन रख दिए, समझ में आया। तो आपने जो 61 वर्ष है आपके जो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों में जो है पोरोसिस होना शुरू हुआ, हड्डियाँ आपकी कमजोर होना शुरू हो गया। इसके लिए आप जो डिंक के जो लड्डू रहते हैं, पुराने ज़माने में जो डिंक के लड्डू बनाते थे उसका आप सेवन कीजिए। सियाना ग्लूको नामक की जो दवा रहती है एक एक गोली दिन में 2 बार उसके लीजिए, इससे आपको जो दर्द है वो कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में पंचकर्म जो है जो आप करेंगे तो उसमें अपना दूध में गुड़ीची और नामक वनस्पति डाल के उसको शीतपाक बना के उसका बस्ती कीजिए, जिससे आपका दर्द कम होना शुरू होगा। लेकिन ये सब जो दवाई आपको जो बता रहे हैं पंचकर्म, आपके आसपास जो वैद्यगण है या फिर जो आयुर्वेद डॉक्टर है उनकी सलाह लेकर ये शुरू कीजिए आप। डॉक्टर कपिल, इसी बीच हमारे अगले कॉलर भूपेंद्र जुड़ गए हैं इटारसी से। जी भूपेंद्र, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर कपिल से। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, मैं भूपेंद्र कुमार अग्रवाल इटारसी से बोल रहा हूँ। जी सवाल करिए आप भूपेंद्र जी, आप सवाल करिए। जी सर, मेरी रीढ़ की हड्डी और कमर इसमें बहुत दर्द रहता है। मेरे को 10-12 घंटे खड़े रह के काम करना पड़ता है। मैं 10-12 घंटे काम करता हूँ खड़े रह के, तो रीढ़ की हड्डी और कमर में बहुत दर्द रहता है। ठीक है आगे समझ। और ये तलुए है ना, तलुए बहुत दुखते हैं, चलते नहीं बनता मेरे से। आपकी उम्र कितनी है? आप क्या काम करते हैं? जी चाय की दुकान पे, होटल पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, होटल पे काम कर कम आपको, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आप सुबह शाम जो है या फिर शाम को सोते समय 1 चम्मच एलएनडी का जो तेल रहता है उसको दूध में डाल के उसको लीजिए आप उसको, ठीक है। और जो अपने निर्गुंड के जो पत्ते रहते हैं, निर्गुंड के पत्ते का सेक जो है वो कंबल पे लीजिए, और गोपश्वेद गुग्गुल नामक जो गोली है आप उसको सेवन कीजिए, ताकि धीरे धीरे इसका आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर कपिल, अगर बात करें वात रोग की, तो वात रोग का किस तरह से इलाज आयुर्वेद में किया जाता है, आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। कोई भी बीमारी रहती है आयुर्वेद में ये जो है 2 प्रकार के बताइए, एक यानी वात के कारण होती है और दूसरा जो खून खराब होने के कारण होती है। वात ट्रीटमेंट है उसमें जो आपको तेल लगाना, अभ्यंग नित्यम आचरित जो अपन करते हैं, आदमी ने रोज वात में तेल लगाना चाहिए। और खून बिगड़ने से जो दर्द होता है, जैसे जो खाने ज़्यादा देखिए अपने जंक फूड ज़्यादा खाना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, बासी चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें से आपका जो पित्त खराब होता है, और पित्त से ही रक्त की उत्पत्ति होती है, और रक्त मेन स्ट्रक्चर लीवर जब तक मेन स्थान ये खराब होता है। तो ये सबसे अच्छा है कि हफ्ते में एक बार जुलाब लेना चाहिए, एरंडी के तेल से उन्हें जुलाब लेना चाहिए। पेट में का चूरा नामक जो दवा है वो उन्हें रात को पेट में लेना चाहिए, और सूर्यशकर अमर जो गोली है सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे लेना चाहिए। इससे उनका रक्त ठीक हो जाएगा, और जैसे रक्त उनका ठीक हो जाएगा उनका जो दर्द है वो उनका दर्द कम हो जाएगा। और चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताइए, ये आपको जो शलाका दिख रही है अभी, है ना, इसको बोला अग्निकर्म शलाका। ये 5 प्रकार की शलाकाएं होती है।
सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौह और पंचधातु शलाका। इससे दाग देने से जो दर्द है वो तुरंत कम होता है। इंजेक्शन देने से भी जो दर्द कम नहीं होता उससे तुरंत कम होता है। सुवर्ण शलाका जो उपयोग है जो है मोस्टली अपन जो जिनको पिंपल्स होते हैं, गालों पे पिंपल्स होते हैं, वहाँ पे सुवर्ण शलाका का अपन वापर ज़्यादा करते हैं, तो इससे दाग जो है वो नहीं लगते हैं। और जिनको मिट्टी की शिकायत होती है उसके लिए सुवर्ण शलाका बहुत अच्छी तरह से कारगर सिद्ध हुई है। जी डॉक्टर कपिल, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे और आयुर्वेद में किन किन इलाज के कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, अभी देखा जाए आयुर्वेद में जितनी भी ये बीमारी है वात पित्त कफ ये त्रिदोष पे डिपेंड करती है। यानी संसार में कोई भी नई बीमारी भी आएंगी तो वात पित्त के हिसाब से ही उसको एडजस्ट करके उसको देना है। अपन 12th साइंस में पीरियोडिक टेबल नामक एक चीज़ अपन ने देखी है, तो उसमें कुछ जो डब्बे वो खाली है। वो क्यों खाली है? क्योंकि नए नए जो डिस्कवरीज होती है खनिज द्रव्य की, तो वहाँ पे वो ऐड कर सके। उसी तरह का ये अपना आयुर्वेद है। यानी संसार में कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना आ जाए तो वो उसमें वात पित्त कफ में वो समाविष्ट रहेंगे और उस एंगल से विचार करना चाहिए। हम वैद्य लोग बीमारियों का नाम देते नहीं, पेशेंट की लक्षण क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उस हिसाब से उसको वात पित्त कफ में क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन करने के बाद में उसको दवाई देते हैं। जी डॉक्टर कपिल, इसी बीच हमारी एक अगली कॉलर कीर्ति जुड़ गई हैं। जी कीर्ति, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर कपिल से। जी, मेरा सवाल था कि मेरी नानी के घुटनों में दर्द रहता है, तो उसके लिए आप मतलब कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं कि उनकी एज भी मतलब बहुत हो गई है और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी के लिए मुझे जानना था कि क्या कर सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि इनका वेट ज़्यादा है। अभी वेट का और घुटनों का दर्द का क्या संबंध होता है, ऐसा हम पूछे देखा जाए तो जब आपका वजन बढ़ता है यानी कि पेट बढ़ता है, पेट और नितंब का जो भाग है वहाँ पे चर्बी की वृद्धि ज़्यादा होती है और पेट के जो स्नायु रहते हैं वो रीढ़ की हड्डियों को अपने अटैच रहते हैं। जैसे पेट बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डियाँ जो है वो खींची जाती है और उनका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ता है और उनका दर्द होता है रीढ़ की हड्डी का। ये समस्या कुछ ज़्यादा दिन तक रहती है। उसके बाद में जो सैक्रल बोन जो अपना है वो ऊपर खींचा जाता है और सैक्रल बोन ऊपर आने के कारण जो घुटने जो वो फैल जाते हैं और घुटनों का दर्द शुरू होता है। तो इसलिए बेसिकली अपना इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट का वजन कम होना ज़रूरी है, उसका पेट कम होना ज़रूरी है और साथ में उसको गुर्गी की जो दवाई है उन्हें लेना चाहिए। इसके लिए अपना अलसी जो रहते हैं अपन जो खाते हैं, अलसी को पीस के बकरी के दूध में उसको पकाएं और दोनों घुटनों पे लेप करें रात को सोते समय। ऐसा आपने 2 महीने किए तो दर्द वो धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगा। साथ में किसी वैद्य के पास जाके वात रक्त नामक जो बीमारी है उसकी आप उनकी चिकित्सा दीजिए वैद्य को जाके। डॉक्टर कपिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आयुर्वेद उपचार से जुड़ी इतनी सारी बातें हमसे साझा करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।